सच और अफवाहों पर होगी एक खास चर्चा। आज मेरे साथ मौके पर मौजूद है तरुण जैन जी, जिससे बातचीत हम खास रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, एक समय ऐसा भी रहा कुछ दिनों पहले का, जहां पर बीजेपी की टिकट वितरण कर दी जाती है, उसके बाद पूरे हरियाणा में हड़कंप मच जाता है। और साथ ही साथ आपको वो समय भी याद होगा जहां पर तरुण जैन, जिससे मैंने आपकी मुलाकात करवाई, बातचीत उनसे खास रही, जिसके बाद टिकट ना मिलने पर बगावत जो है चारों तरफ से शुरू हो गई थी हरियाणा प्रदेश में। लेकिन मात्र आधा घंटा, और इस आधे घंटे में 200 से भी ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दिया। और बहुत सारे उम्मीदवार तो ऐसे भी थे जो पहले भी पार्टी के काफी अच्छे पद पर रहे, उसके बावजूद भी इस्तीफा देने में एक बार भी उन लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन आज बातचीत तो सच और अफवाह की करनी है, तो आइए बातचीत करेंगे तरुण जैन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मुझे बताइए, एक अफवाह है या सच है, वो आप क्लियर करेंगे। सुनने में आया है कि आप चुनाव जो है निर्दलीय लड़ने वाले हैं, ऐसी आपने घोषणा की थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सच है या अफवाह? जब हमने घोषणा की है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम जनता के उम्मीदवार हैं, तो ये अफवाहें क्यों है? सच्चाई है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह की अफवाहें फैलने की खास वजह क्या है? क्या लोग डर गए हैं आपकी इन बातों से? हो सकता है जो जिनको लग रहा है कि तरुण जैन अगर मैदान में आएगा तो हमें नुकसान करेगा, तो वो इस तरह की अफवाहें हो सकता है फैला रहे होंगे। और राजनीति में आप समझ सकते हैं कि सारे काम होते हैं। तरुण जी, सुनने में ये भी आया कि आपने डायरेक्ट एक लाइन जो है बोली है सोशल मीडिया के आगे कि कमल गुप्ता जी, जिनको बीजेपी से टिकट मिली है, वो एमसी बनने लायक भी नहीं है। सच है या अफवाह? देखिए, ये ना इस हार की जनता तय करती है, और जो सर्वे रिपोर्ट हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो जब अंगेज जा रही हो तो मुझे लगता है कि आदमी को सरेंडर कर देना चाहिए। अच्छा। तो अभी आप पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं और अभी जनता की भावनाओं से भी खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों में ना आप एमसी बने या ना बने, उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये सच है या अफवाह है? बिल्कुल, ये अफवाह है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं ये सच है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन ये वाली बात आपने कही है कि नहीं कही है एमसी वाले कमल गुप्ता जी को लेकर? नहीं, ये बिल्कुल मैंने कही है। कही है आपने, मानते हैं आप इस चीज? जी बिल्कुल। चलिए, एक और आरोप आपने अभी जिन्हें टिकट मिली है कमल गुप्ता जी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोई प्रूफ है आपके पास इस चीजों का? देखिए, ये जितने काम आज सच है या अफवाह है? पहले इस बात का जवाब। सच है। सच है। चलिए, अब मुझे बताइए, क्या कुछ सबूत थे जिसकी वजह से आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपको, जितने आपको बस्क्यू सेंटर इस हार में जितने बन रहे हैं, हरियाणा में शायद ही किसी शहर में इतने बस्क्यू सेंटर बने होंगे। हमारे शहर को आज बस्क्यू सेंटर की आवश्यकता नहीं है। या टाउन पार्क में जितने पैसे लग रहे हैं, या शमशान घाट में जितने पैसे लग रहे हैं, या तिरंगा लाइट पे जितने पैसे लगे, या चौक को सारे चौक तोड़ के दोबारा बनाए गए, उनका जो ये काम किया गया उसमें सुधार की जरूरत थी। उसमें सुधार क्या की जरूरत थी? चौक चौड़े करने चाहिए थे। सुंदर करने से ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक होती उससे। तो क्या इसको आप विकास नहीं मानते? नहीं, मैं इसको विकास नहीं मानता। वहां पर जहां पर आपने सुंदर तो बना दिया उसको, लेकिन वहां पर जहां पर उस चौक को क्रॉस करने में जहां आधा मिनट लगना चाहिए, वहां पर 7 मिनट लग रहे हैं आपको। तो हमारी जनता का जो तेल का नुकसान है, उसका आर्थिक नुकसान है, उसका सबसे बड़ी बात उसका समय का नुकसान है, फिर पोल्यूशन, फिर हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सड़कें चौड़ी करनी चाहिए थी। जो लाइटें लगी है उनको, और जो हमारे नीचे के जो मोहल्ले हैं जहाँ पर हमारा थोड़ा सा ऐसा वर्ग रहता है जो आर्थिक तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बेचारे एक एक लाइट के लिए तरसते हैं कि हमारे यहाँ इस पोल पे लाइट नहीं है, हमारे यहाँ लाइट लगवा दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं तो नगर निगम उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको विकास का नहीं विनाश का नाम दे देना चाहिए, तो किस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको। जो प्रैक्टिकल धरातल की जो रिपोर्ट है मैं आपको वो दे रहा हूँ। आप पूरे दिन लगे रहे, आप पूरी रात लगे रहे, ना जाने किस तरीके से आपने अपने आप को झोंका, बीजेपी के लिए कितना काम किया, और पूरा कहीं ना कहीं कहा कि इस बार टिकट हो सकती है मुझे मिल जाए। वो तो हाईकमान का फैसला, ये बात भी आपकी रही थी। लेकिन क्या खास वजह रही थी इनकी वजह से आपको टिकट नहीं मिली और कमल गुप्ता जी के हाथ में टिकट लगी? देखिए, ये मैं इस बात को कैसे आपको बताऊं कि भी उनको टिकट मिल गई और मेरे को नहीं मिली। जो टिकट देना ऊपर वालों का जो काम होता है। पॉइंट कौन सा था जो कमल गुप्ता को तीसरी बार टिकट मिली? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास जो रिपोर्टें गई है वो गलत गई है। आप ऐसा मानते हैं? जी, मैं ऐसा मानता हूँ।
और इसके पीछे किसका हाथ रहा होगा? ये कहीं ना कहीं जो इनके साथी इनके सगे संबंधी जो है उन्होंने पूरा गोलमाल किया है। ठीक है, इस वजह से लगता है कि वितरण में थोड़ा जी सा जी हुआ है, वितरण में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, और ये वितरण में गड़बड़ हुई है और उसकी वजह से जो कार्यकर्ता नाराज है, रुष्ट है, परेशान है, तो वो उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो साफ है कि निर्दलीय चुनाव जो है तरुण जैन जी लड़ने वाले हैं। लेकिन तरुण जी, एक बात और बताइए, एक और सवाल है आपसे सच या अफवाह का, कि अभी सावित्री जिंदल जी भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली है, तो उससे पहले आप उनसे जाकर मुलाकात करने वाले, क्या आप मेरा साथ दीजिए, क्या ये सच है या अफवाह है? नहीं, मैं सावित्री जिंदल जी से अभी पिछले 10 दिनों में कम से कम 3 या 4 दफा उनसे मैं मिल चुका हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद भी लिया है मैंने माता जी से। और अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, देखिए उस बात का तो सही जवाब वही दे पाएंगे आपको। लेकिन जहाँ तक मेरी अभी तक जो मेरे संज्ञान में जो बातें हैं, साठ गांठ चल रही है कुछ? साठ गांठ क्या होती है इसमें? साठ गांठ नहीं चल रही, सिर्फ मिलन हो रहा है, माता जी से बस क्या मिलने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिंदल हाउस में हमारे पुराने संबंध है मेरे, मैं बहुत पुराना उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो और माता जी के नाते और बड़ी बुजुर्ग लेडी है तो उसके नाते हमें मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उनसे आशीर्वाद लेके आऊँ। चलिए, इस वक्त आम जनता आपको लाइव देख रही है, मुझे बताइए कि अब आने वाले समय में तरुण जैन जी से क्या कुछ उम्मीदें जो है रखी जाए? सुना है 10 तारीख को नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, क्या 10 तारीख की आपने डेट रखी है या ये भी अफवाह जो लगातार? नहीं, कोई अफवाह नहीं है, हम 10 तारीख को ही नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कुछ आगे का टारगेट आपका रहने वाला है? टारगेट क्या है, 10 तारीख को नॉमिनेशन करने के बाद हम विधिवत रूप से इस आदि जनता के बीच में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दें और 5 तारीख को वो अपना एक कीमती वोट दे और 5 साल में अपनी जिंदगी के उनको दूंगा। क्या सेम नीतियां वही रहेगी जो आपने बीजेपी के वक्त सोचा था या फिर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं? बीजेपी के वक्त की नीतियों की बात नहीं है मैडम, बात होती है विजन की, बात होती है काम करने की इच्छा शक्ति की। बिल्कुल, बात होती है आप समाज को, जनता को कितना महत्व देते हैं, बात होती है आप कितना समय देते हैं, कितना उनके बीच में रहते हैं। आप उनके बीच में रहेंगे, उनको समय देंगे, उनकी बात सुनेंगे, तभी तो समस्या का पता चलेगा ना आपको। आप हवाई बातें करेंगे, हवाई में रहेंगे ना, तो आप बात सुनेंगे तो ना ही आपको समस्या का पता चलेगा, ना आप उसका समाधान कर पाएंगे। तो मेरे को आज 15 साल हो गए मैं बीच में रह रहा हूँ, मेरे को पता है कि जो समस्याएं आज नहीं होनी चाहिए हमारे शहर में वो उत्पन्न हो रखी है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमारी हिसार के लोग भुगत रहे हैं। तो मैं उन्हीं चीजों को लेके ही उनके बीच में जाऊंगा। आपने कहा कि 15 साल से आप लगातार आम जनता के बीच में है, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो शायद आपको ये पता होगा कि अभी तक हमारे विधायक ने क्या क्या काम कर दिए। कुछ काम मैं चाहूंगी कि आप भी गिनवा दें जो काम जो है विधायक साहब के द्वारा करवाए गए हैं अब तक। आप बताइए ना, विधायक जी ने काम तो काफी करवाए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, मैं किसी की जो काम हुए हैं उनकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वो काम के साथ और काम बहुत जरूरी थे जो 10 साल में हो जाने चाहिए थे, उन कामों पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। तब तक आपका मुंह बंद था जब तक आप बीजेपी पार्टी में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी आप... नहीं, मैं बीजेपी पार्टी में था तब भी मेरा कोई मुंह बंद नहीं था, ठीक है, वो हम मीडिया के सामने चीजों को नहीं रखते थे, लेकिन हमारा जो पार्टी प्लेटफॉर्म होता था या जहाँ पर जिन ऑफिसर्स के सामने या जो हमारे सीनियर लीडरशिप होती थी उनके सामने हम अपनी बात को बड़े जोर से रखते थे, बड़ी ताकत के साथ रखते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि भी वो यही बात बोलते थे कि आपके जो लोकल विधायक है ये उनसे बात कीजिए, इसको हल वो करवाएंगे। तो हमें सिर्फ यही बोल के रोक दिया जाता था, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम जनता का उम्मीदवार बन के, हिसार की जनता का उम्मीदवार बन के हिसार की जनता के लिए काम करेंगे। तरुण जी, पूर्व मेयर रहे गौतम सरदाना जी और अभी हाल ही में आपने कहा कि मेरी माता जी लगती है, पुराना जो है काफी परिवार से जो उनके जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, टक्कर मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखिए, अभी इस बात का कोई आपके पास भी सबूत नहीं है और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि माता जी चुनाव लड़ रहे हैं या गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मैंने जरूर इस बात की घोषणा कर दी है और मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कई वीडियोस में सामने आया है, काफी इंटरव्यूज में सामने आया, सावित्री जिंदल ने साफ कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हूँ। गौतम जी ने खैर अभी अच्छे से नहीं इसकी पुष्टि की है, लेकिन सुनने में आया। लेकिन अगर आ जाते हैं दोनों चुनाव लड़ने के लिए, देखिए, लोकतंत्र में आपको इस बात का पता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है और हर किसी को चुनाव में भागीदारी करने का हक है। तो जो भी चुनाव में आएंगे वो तो जनता तय करेगी ना कि वो किसको वोट देगी।
वो एक ऐसे व्यक्ति को वोट देगी जो उनके लिए 20 साल के लिए काम करना चाहता है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है, जो इन चीज़ों को समझता है, जो ये जो इंजीनियर्स होते हैं, चीफ इंजीनियर्स होते हैं, एसडीओ एक्सीएन जो गुमराह करते हैं, जिनको जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो उनकी बातों में मैं गुमराह नहीं होने वाला। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी भी इस सरकार में रहते हुए भी बहुत सारे लोगों को इस बात पे मनवाया कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी हमने कहा आप तो इसको ऐसे ही करिए, तो उन्होंने ऐसा किया। तो ये चीज़ें जो है बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती है, जो जन समस्याओं का हल करना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग विजन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने जरूरी है। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आम जनता आपको क्यों जीता है? आपके अंदर से कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा काम आपको आगे लेकर जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इसीलिए हिसार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे जनता का आशीर्वाद इसलिए मिले, एक बार उन्होंने सबको देख लिया। हाँ जी, ठीक है, पिछले 20-25 सालों से वो देख रहे हैं कि हिसार की क्या स्थिति है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो एक मौका दे। उसके बाद अगर मैं भी उन जैसा ही निकलूँ तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये आपके शब्द हैं? जी, ये मेरे शब्द हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थे मेरे साथ मौके पर इस वक्त तरुण जैन जी, जिनसे बातचीत काफी खास रही। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि सच या अफवाह की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मार्केट में फैलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सोशल मीडिया हैंडल पर नजर आती है, कुछ तो राजनीति ही ऐसी हो जाती है जहां पर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो सच या अफवाह का ये जो एक घेरा था और उसको पार करते हुए नजर आए तरुण जैन जी। आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखेगा, और इसके अलावा क्या कुछ मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो भी हमने सुन लिया, क्योंकि आखिरकार आम जनता जिताए तो जिताएगी, ये एक बड़ा सवाल होता है। उस सवाल का जवाब देने से भी पीछे नहीं हटे तरुण जैन जी, और अपनी बातें जो है बिल्कुल आपके आगे रखी। अब इनके सोच विचार को देखते हुए आप क्या मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना